और कला के माध्यम से ही लोगों में अवेयरनेस के कार्यक्रम करता रहता हूँ। अपने जो सबसे ज्यादा कार्यक्रम होते हैं वो मेरे शहीदों पर होते हैं, क्योंकि मैं इतना मानता हूँ कि शहीदों जैसा जज्बा जिसके अंदर नहीं है वो कहीं ना कहीं देश को धोखा देगा। अच्छा, हम भगत सिंह के जज्बे के साथ नहीं है, हम उधम सिंह का जज्बा नहीं जानते, हम चंद्रशेखर आजाद का जज्बा नहीं जानते, तो हम क्या खाक देश सेवा करेंगे? क्योंकि वो तो किसी भी कीमत पर देगे नहीं, किसी लालच में फंसे नहीं। नहीं, लेकिन देखिए, सरदार भगत सिंह की डायरी देखिए। उस 23 साल के बच्चे ने सपना देखा था कि हमारा देश कैसा होगा। हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने कोई सपना नहीं देखा। इनका कोई सपना ही नहीं है। इनका सपना रेबड़ियां मारकर सत्ता में कायम रहना और बस सत्ता में बने रहना, बस यही है और कुछ नहीं है। इसके बारे में राजीव दीक्षित जी बहुत कुछ बोल के गए और वो उससे बेहतर तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद किसी ने इतना बड़ा एनालाइज किया हो जितना कि राजीव दीक्षित जी ने किया। राजीव दीक्षित जी ने सबसे अच्छा काम ये किया कि तथ्यात्मक रिसर्च की और उसको बड़े अथॉरिटेटिव ढंग से उन्होंने रखा। और उसको केवल उन्होंने वो नहीं किया, बल्कि उन्होंने पब्लिक के साथ जाके उसे शेयर किया और जन सामान्य के साथ उसे शेयर किया। और यही शेर आदमी था। वो शेर आदमी बिल्कुल खोलकर बोलता था, उसने किसी को नहीं छोड़ा, नाम नहीं लेकर बोला, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो। बहुत सही बात कही आपने। लेकिन जितेंद्र, क्या तुमको ये एहसास है कि देवबंद से इन राजनेताओं ने अपने देशवासियों को धोखा दिया, उनके साथ षड्यंत्र किया? मुझे नहीं मालूम है कि आपकी जानकारी कितनी तेज है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने उस समय देश के साथ धोखा दिया जब अंग्रेज बुरी तरह से उखड़े हुए थे। कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी में बगावत का जो है ना फैलाव बह रहा था और 24 नेवल बेसिस में से 22 नेवल बेसिस पे विद्रोह हो चुका था। पोस्टल सर्विसेज ने अंग्रेजों के आदेश मानने से इनकार कर दिया था। बहुत सारी जगहों की पुलिस जो है ना वो भी अंग्रेजों के आदेश नहीं मान रही थी और रेलवे जैसे विभाग ने उन्हें स्ट्राइक पर जाने का नोटिस दे दिया था। अंग्रेज बुरी तरह से घबराए हुए थे। हर गवर्नर यूरोपियन फोर्स का मांग कर रहा था। उस समय इनके कमांडर इन चीफ क्लॉड आचनलेक ने उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड बॉवेल को कई पत्र लिखे और उन्होंने कहा कि देश में इतने भयावह और बगावती तेवर हैं कि यहां से भागना भी मुश्किल है, तो आप 1857 की क्रांति का वाला बुगालते में मत रहिएगा, इस बार आप भाग नहीं पाएंगे। और उन्होंने कहा इस बगावती तेवर के पीछे एक ही मुख्य कारण है, वो लाल किले के अंदर जो आजाद हिंद फौज का ट्रायल चल रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं आपको हिदायत देता हूं, आपको अनुरोध करता हूं कि इस ट्रायल को तत्काल ड्रॉप कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। और क्लॉड आचनलेक के जो है ना इसी परसुएशन के आधार पर आजाद हिंद फौज का ट्रायल जो है ड्रॉप कर दिया गया। अंग्रेजों के इतिहास में इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, राइट। दूसरा जो है, इसी क्लॉड आचनलेक ने एक एग्जिट प्लान बनाया कि जो विषम परिस्थितियां हैं उनमें मैं सभी अंग्रेजों को लेकर तो नहीं भाग पाऊंगा, वो चंद अंग्रेज कौन से हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको लेके हम कैसे इस देश को छोड़ के भागेंगे, उसका एक प्लान बनाया जिसका नाम था एग्जिट प्लान। और उसे लॉर्ड बॉवेल ने स्वीकार किया। इस बात के विवेचन से आप इस बात को तो मान पा रहे हैं कि उस समय बहुत बगावती तेवर थे और अंग्रेज बेहद डरे हुए थे और भागने तक का प्लान बना के अनुमोदन करके रखा हुआ था। उस समय हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों की शर्त पर इस देश के साथ विश्वासघात करते हुए सुभाष चंद्र बोस को धोखा देते हुए, सुभाष चंद्र बोस एक चयनित प्रेसिडेंट था, उसे प्रेसिडेंट के तहत काम नहीं करने दिया। यह हमारा महात्मा गांधी जी जो महात्मा कहलाते हैं, उनकी महात्मा कहाँ पे थी, जो कि स्वयं जो है कांग्रेस के सदस्य भी ना होते हुए उन्होंने इतना दबाव बना के रखा हुआ था कि एक चयनित व्यक्ति जो कि खुद आईसीएस नंबर में जो है ना मेरिट लिस्ट में नंबर 4 उस समय आया, जबकि फ्रेंच का एक पेपर उसी समय जोड़ा गया था, तब भी उस व्यक्ति ने विश्व लेवल पे चौथा जो है ना स्थान प्राप्त किया। ऐसा आईसीएस, ऐसा विद्वान व्यक्ति, उसने देश के लिए अपना जो है ना नौकरी छोड़ी और ये सब किया। और इस जवाहरलाल नेहरू ने उसी सुभाष चंद्र बोस को जिंदा या मृत सौंपने के लिए जो है ना 50 साल तक का जो है ना साइन करके एग्रीमेंट कर लिया।
ये व्यक्ति असम में जाता है और कहता है कि मैं आजाद से फौज से गुरिल्ला वारफेयर करूंगा। मतलब कितनी दुष्टता इस व्यक्ति के द्वारा की गई। आप ये बताइए 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे में कितने भारतीयों को जो है ना, कितने हिंदुओं को जो है ना मारा गया, कितने के साथ जो है ना बलात्कार किया गया, कितनों के साथ जो है ना तलवार की नोक पर उनका धर्मांतरण किया गया। ये अनुभव जब आपके पास था तो चलो दुष्टतापूर्वक आपने देश का जो है ना बंटवारा स्वीकार कर लिया था। आपके जेहन में ये बात तो होना चाहिए थी ना कि कैसे लोग बाग जो है ना सुरक्षित अपने यहाँ पहुंचेंगे। ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल। तो ये दुष्ट नेहरू के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? हमें आज इस पे बहस करके जो है ना कांग्रेस की भर्त्सना नहीं करना चाहिए। नहीं, ये इन मुद्दों पे हमें बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपको जो आपके साथी लोग हैं उनके साथ बात करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें जनता के बीच में तब ले जानी चाहिए जब जनता को हम पर विश्वास हो। नहीं इसके नहीं दौरान नहीं ऐसी नहीं बातें नहीं बहुत नहीं सारी चली। नहीं 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 नहीं, ये इन सब बातों में मत पड़िए, इन सब बातों में मत पड़िए। जनता को तो जो है ना विश्वास क्यों नहीं होगा? मैथिली शरण गुप्त पे आपको विश्वास है कि नहीं है? आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है जो मैथिली शरण गुप्त कहते हैं वो करते हैं? वो किसी भी शख्सियत से सर्विस के दौरान नहीं डरे हैं। किसी भी राजनेता, किसी भी जो है ना मंत्री मुख्यमंत्री की औकात नहीं रही कि मैथिली शरण गुप्त को दबा सके। मालूम है, बल्कि मालूम है, बल्कि हम जानते बल्कि हैं। बल्कि सिफारिश करने की औकात नहीं रही। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि उस व्यक्ति के सोच और चिंतन से 21 लक्ष्यों से देश को बदलने की बात कही जा रही है। ये दुष्ट तो 50 साल में किसी एक नेता ने कहा कि आपके ऊपर हमने गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को दबाने के लिए, क्रश करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वही नियम कानून इन दुष्टों ने आज भी हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। किसी एक भी राजनेता, किसी एक राजनीतिक पार्टी का सोच और चिंतन का विषय है ये? नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? एक मिनट। सबको राज करना है ना, अंग्रेजों की सत्ता जो है ना, सत्ता हस्तांतरण हुआ है ना, कोई स्वतंत्र थोड़ी ना आई आपके पास। मैं चलिए सत्ता हस्तांतरण हो गया, उसके बाद तो जो है अब सत्ताएं बदल गई हैं, अब पार्टी बदल गई हैं। अब तो इन लोगों को, नए लोगों को कहना चाहिए थी ये बात। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त पिछले वर्ष 15 अगस्त 2022 को, पिछले वर्ष लाल किले से जो है ना 5 प्रण लिए थे, जिसमें दूसरा प्रण था आजादी के हर अंश से, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को केवल गुलामी जो है वो रोड के और रेलवे स्टेशन के नाम में दिखती है। हालांकि मैं उनको उस बात का समर्थन करता हूं और वो भी एक अच्छी बात है, कम से कम कुछ तो किया उन्होंने। हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि असली गुलामी तो नियम कानून और व्यवस्था में है। नियम कानूनों से, बिल्कुल करेक्ट। असली गुलामी तो जो है वो लाटसाबी व्यवस्था है, जिसमें चंद अंग्रेजों ने इसी व्यवस्था के तहत जो है ना इतने वर्षों तक राज्य किया और भारतीयों पे अत्याचार किया। वही व्यवस्था, वही निरंकुश व्यवस्था, वही लाटसाबी व्यवस्था जो कुछ भी आपके विरुद्ध कोई भी निर्णय ले सकती है और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वही व्यवस्था आज भी आप पे थुपी हुई है। और अब ये व्यवस्था जो है इन राजनेताओं की चरण सेवक हो गई है और अब तो जो है वो घटिया कानून का भी पालन नहीं कर रही है। ये बताइए, इस घटिया कानून के तहत पुलिस को संज्ञेय अपराध की सूचना मिले तो उसे अपराध पंजीयन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। 90% केसेस में ऐसा नहीं हो रहा है और इसका उल्टा भी हो रहा है। 90% केसेस में जो ऑफेंस रजिस्टर हो रहे हैं वो झूठ हैं, फर्जी हैं। लोगों ने दबाव बनाने के लिए, लोगों को जो है ना तंग करने के लिए लोग वो पंजीबद्ध हो रहे हैं और इन केसेस में जो सही है उसमें गिरफ्तारी नहीं होती है और झूठे केसेस में आपके ऊपर तत्काल पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच जाती है और आपको उठा लेती है और आप नहीं मिलते हैं तो आपके माँ बाप को, आपके जो है ना महिलाओं को तक, जो कि नियम विरुद्ध है, उनको भी उठा के थाने में ले जाते हैं। ये इतने दुष्ट हैं पुलिस वाले। बिल्कुल साहब, मैं तो भोग रहा हूँ कानून को पूरा मेरे परिवार ने झेला है। हमने डॉक्टरों को झेला है, हमने जो है ना आपके स्कूल्स के जो है ना आपकी जो लूट है वो झेली है। तो वो मेरे को इसलिए ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। और हम लोगों को मैं एक छोटी सी आपको जानकारी दे दूं कि जब हमने आंदोलन के बाद में आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया तो उस समय जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड हमारे पास में 25,000 नौजवानों का रिकॉर्ड था जो वहाँ पर विभिन्न प्रदेशों से आए हुए थे। और वॉलंटियर एंगेजमेंट जो हमारे साथी देखते थे करण सिंह, मैं उनके साथ में ही करीब में काम करता था। इसलिए 15, 12, 13 विधानसभाओं में मैंने जो है ना पूरा एनर्जिक होकर अपने